नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। नेतन्याहू का गुस्सा इस समय प्रचंड देखने को मिल रहा है। क्या हमास का दी एंड होगा? इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा शहर पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। 2 साल से जारी युद्ध में इजरायली सेना सबसे भीषण बमबारी कर रही है। हवा, समुद्र और जमीन से हमले किए जा रहे हैं। इजरायल ने घोषणा की है कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना के विस्तारित ग्राउंड ऑपरेशन के बीच हजारों फिलिस्तीन परिवार अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। 16 सितंबर 2025 को शुरू हुए इस नए हमले ने गाजा को फिर से युद्ध की आग में झोंक दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, लेकिन इजराइल इसे झूठा और विकृत बताता है। उसका मानना है कि कतर की राजधानी दोहा में जब 60 मुसलमान देशों की मीटिंग चल रही है, उस पर यह ऑपरेशन दुश्मन को हराने के लिए है और वे आबादी को आतंकवादियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या दुनिया इस आग को बुझने देगी? क्या आतंक और हिंसा की इस वीरान सड़क पर इंसानियत कदम बढ़ाएगी? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक गेस्ट पैनल भी मौजूद है। हम उनसे इस पूरे मामले में चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ और हम गेस्ट से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले इस पर देखिए खास रिपोर्ट। फिलिस्तीन के गाजा में इजराइल का बड़ा अटैक। गाजा की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में जमींदोज। करीब 30,000 से ज्यादा लोग गाजा से भागे। करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे। गाजा सिटी, जहां हर दिन एक खौफ, उजड़ी हवाएं, टूटते आशियाने। इजराइल ने अब शुरू कर दी है एक बड़ी ग्राउंड ऑपरेशन गाजा सिटी में। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का एक बयान सामने आता है, जहां उन्होंने कहा कि गाजा जल रहा है। सेना ने 60,000 रिजर्व सैनिकों को बुलाया है और गाजा सिटी में बड़े पैमाने पर ग्राउंड इनकर्शन शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली वायुसेना ने पिछले हफ्ते 850 से ज्यादा टारगेट्स पर हमले किए, जिसमें घर, अपार्टमेंट ब्लॉक्स और मस्जिदें भी शामिल हैं, जिसमें अब तक 106 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें से 91 गाजा सिटी में मौजूद थे। वहीं गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कुल मौतें 65,000 के पार हो चुकी हैं, जिसमें से आधी महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी से दक्षिण की ओर भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 1 मिलियन लोग अभी भी उत्तरी गाजा में फंसे हुए हैं। इजरायली सेना शहर के 40% हिस्से पर कब्जा कर चुकी है। और तो और गाजा के निवासी नर्क जैसी रात बिताने को मजबूर हैं। गाजा में ड्रोन हमले, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स और बमबारी अब आम हो चली है। यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं, बल्कि एक मानवीय आपदा है। गाजा में अकाल की स्थिति है, जहां भोजन, पानी और दवाओं की भी भारी कमी है। इजरायली हमलों ने स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। अस्पतालों पर हमले, एम्बुलेंस चलाना और सहायता काफिलों पर फायरिंग आम हो गई है। 24 घंटे में 17 घर और 1 मस्जिद ध्वस्त किया गया है। बच्चे भूखमरी से मर रहे हैं, खाना भी नहीं पहुंच पा रहा। रेस्क्यू टीमें अब रेस्क्यू कर करके भी थक चुकी हैं। चारों तरफ हाहाकार है। 90% से ज्यादा इलाका रेड जोन घोषित कर दिया गया है। सहायता पहुंचाना भी असंभव हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश इसको लेकर बढ़ता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र कमीशन ने इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया, जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों पर व्यापक हमले शामिल हैं। यूरोपीय देश जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने की बात कही है। इससे पहले इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास लीडर पर हमला किया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। इसे स्टेट टेररिज्म कहा गया था। कतर के दोहा में हमास लीडर पर हमले को स्टेट टेररिज्म का दिया गया नाम।
स्टेट टेररिज्म में मारे गए थे 6 लोग। इतना ही नहीं, देखिए अरब और मुस्लिम देशों ने कतर का समर्थन किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसकी निंदा भी की थी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये ऑपरेशन दुश्मनों को हराने के लिए है और वे आबादी को आतंकवादियों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली सेना का दावा है कि हमास टावरों और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमास इसे झूठ बता रहा है। इजराइल में साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां हजारों लोग युद्ध खत्म करने और बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से शुरू हुआ था। 8 और 9 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने जवाबी हमले शुरू किए। इतना ही नहीं, 17 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने दक्षिण गाजा पर बमबारी की थी। 27 अक्टूबर से उत्तरी गाजा में बड़े पैमाने पर जमीनी आक्रमण हुआ। 22 से 30 नवंबर के बीच कतर मध्यस्थता से 4 दिवसीय युद्ध विराम हुआ था और 15 और 16 सितंबर 2025 को गाजा सिटी में जमीनी आक्रमण किया गया। गाजा अब सिर्फ एक नाम नहीं, ये जीवन की लड़ाई है, इंसानियत की पुकार है, जहां लोग आशा करते हैं कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उन्हें राहत पहुंचे, उनके बच्चे मुस्कुरा सके, उनके साय से मौत का डर कम हो। क्या दुनिया इस आग को बुझाने देगी? क्या आतंक और हिंसा की इस वीरान सड़क पर इंसानियत कदम बढ़ा पाएगी? इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। गाजा की आग बुझानी होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं मानवता हार जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आज की बड़ी चर्चा गाजा से जुड़ी है। इजराइल ने गाजा शहर पर सबसे भीषण जमीनी हमला शुरू कर दिया है। हवा, समुद्र और जमीन से लगातार बमबारी हो रही है। इजराइल का कहना है कि गाजा जल रहा है, लेकिन इस आग के बीच सवाल है, क्या ये सैन्य जीत का रास्ता है या मानवीय त्रासदी का? आज हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार और विदेश नीति विशेषज्ञ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। और सबसे पहले राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि इजराइल की गाजा जल रहा है रणनीति, क्या ये निर्णायक साबित होगी या संघर्ष और लंबा चलेगा? धन्यवाद, आपने मुझे इस डिस्कशन में बुलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव जिसका हम वेट कर रहे थे लॉन्च होने का, ये लॉन्च हो चुका है। और जो इंटेंशन है इजराइल की, इसको लंबा नहीं खींचना है। आई थिंक मैक्सिमम हम इसको 3 महीने दे सकते हैं इस चीज को, बिकॉज चाहते हुए भी इजराइल चाहेगा कि ये 3 महीने से पहले ऑफेंसिव को खत्म करे। पर जो वहां की टेरेन है, जिस तरीके से वहां पे सुरंगें हैं, जो पूरी सुरंगों पे अभी तक डोमिनेशन इजराइल डिफेंस फोर्सेस अभी तक नहीं कर पाए हैं, और अभी भी 30 से 35 हजार हमास फाइटर्स लड़ रहे हैं। अब आप देखिए, आपने हमास फाइटर्स मारे जरूर हैं, पर क्या होता है इतनी लंबी लड़ाई में कि अगर आप जैसे मारते हैं उसी हिसाब से नई रिक्रूटमेंट्स भी आ जाती हैं। तो इसको अनुमान ये है कि अभी भी वहां पे इजराइल फोर्सेस को रेजिस्टेंस मिलेगा। और जो अभी स्ट्रेटजी हमास की तरफ से आज मॉर्निंग में मैं पढ़ रहा था, वो एक ह्यूमन शील्ड की तरह लोगों को इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी 61,000 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे ज्यादा हैं। और दूसरा जो एक ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड है वहां पे, वो इजराइल डायरेक्टली कंट्रोल करता है। बाहर की एजेंसीज को उसने घुसने नहीं दिया है या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं दी। आप जानते हैं कि UNRWA और इस प्रकार की एजेंसीज हैं जिसको इजराइल ने दूर रखा यहाँ से। उसकी वजह से ये जो एड है ये बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। आपको मिनिमम आज की रिक्वायरमेंट है 1000 ट्रक्स पर डे, और मुश्किल से 180 या
200 ट्रक्स वहां पे पहुंच पा रहे। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस है। और कोई भी देश, या हम बात करते हैं इसको जैसे आपने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बताया, ये कौन इसको रोकेगा? हम्म। कौन इसके सामने आएगा इजराइल को? ये इतनी जो मौतें हो रही है रोज हम देख रहे हैं, और अभी मौतों के अलावा क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है। बिकॉज जो स्ट्रैटेजी इजराइल की है अभी, ये ग्राउंड ऑफेंसिव का मकसद क्या है? ग्राउंड ऑफेंसिव का मकसद है टोटल कैप्चर ऑफ गजा। आज 65 to 70% गजा के ऊपर इसराइल की ऑलरेडी डोमिनेशन है। बिल्कुल। तो अभी जो बैलेंस रह गया है, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसराइल का? नॉर्थ और साउथ गजा। तो स्ट्रेटेजी क्या है? वो ये चाहते हैं कि सेंट्रल गजा में मैक्सिमम पैलेस्टीनियंस को इसको मूव किया जाए। इसलिए आज आप देख रहे हैं कि गजा सिटी के ऊपर भी अटैक हुआ है। बिल्कुल। वहां से लोगों को मूव करा के सेंट्रल में लेके आएंगे। और स्पेशली साउथ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, बिकॉज वहां रफा क्रॉसिंग है, शेलोम क्रॉसिंग है, और जो आना जाना है वो इजिप्ट का बॉर्डर, वो इसराइल कंट्रोल करना चाहता है। बिकॉज अगर हमास को मदद तो मिल सकती है तो यहीं से मिल सकती है। पूरा जो आपका मेडिटेरियन कोस्ट है इसराइल ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, और वहां पे परिंदा भी अंदर नहीं आ सकता है। तो अभी जो, अगर मैं इसको समराइज करूं पूरी सिचुएशन को, हाँ। मुझे लगता है 3 से 4 महीने लगेंगे इसराइल को डोमिनेशन में, बिल्कुल। और मौतें बहुत होंगी। और इसराइल ने 60,000 अपने रिजर्विस्ट भी अपना बुला लिए, तो अपनी फोर्सेस को भी अभी और मजबूत कर दिया। नंबर्स भी ज्यादा में आएंगे ये लोग, और 2 से 3 डिविजन्स जो उनकी मिलिट्री डिविजन्स है इसराइल की, वो इस्तेमाल करेंगे इस ऑफेंसिव। बिल्कुल। कुल मिलाकर आपका कहना यह है कि ये युद्ध जो है लंबे समय तक नहीं चलेगा। हमारे साथ विदेश मामलों के काफी अच्छे जानकार अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है और दूसरी तरफ इजराइल का समर्थन करता है, इसे आप किस तरह की नीति मानते हैं? ये निशा जी बहुत ही खतरनाक नीति है। ये लोग बेसिकली जेनोसाइड्स कर रहे हैं, जैसे जिसको हम सामूहिक नरसंहार बोलते हैं। वो आपकी टीवी भी क्लिप्स दिखा रही थी अभी, एक छोटा सा बच्चा जो बहुत ही भयानक तरीके से रो रहा है, और उसका माँ बाप सब मारे गए हैं, कहीं पता नहीं है। अब वो 6 या 7 साल का बच्चा है, वो अपनी 2-2.5 साल की बहन को गोद में लेके घूम रहा है। तो ये लोग जिन्होंने इतना भयानक नरसंहार किया है, भारत सरकार भी इनके साथ नहीं है। जब यूएन में वोटिंग हुई तो इन लोगों के खिलाफ उन्होंने वोट किया है। और जिस हमास के लोगों पे ये नेतन्याहू साहब जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने इस कारण आक्रमण किया, वो तो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। जिनको वो लोग मार रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपकी अभी टीवी स्क्रीन पे भी वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, और यहाँ तक कि उनका खाना तक रोकने की कोशिश की गई है। तो ऐसा लोग किसी भी तरीके से माफी के काबिल नहीं है, और शुरुआत से ही इनका प्लानिंग था, क्योंकि गाजा एक तरीके से देखें तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जगह है। और उनकी शुरुआत से ही थी कि ये पूरी गाजा पट्टी को खाली करा के उसको वेस्ट बैंक की तरफ इन सब लोगों को धकेला जाए। और मेजर जनरल साहब इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं, क्योंकि अब आईडीएफ फोर्सेस जब जमीन पे उतरेगी तो उनको लोकल प्रोटेस्ट का खतरा रहेगा। जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जो गुस्से में, जो दमन में भरे हुए हैं, तो वो वहां सैनिकों को टिकने नहीं देंगे। तो अभी उनकी योजना ये है बेसिकली कि वहां से अधिक लोगों का विस्थापन कर लिया जाए, ताकि आईडीएफ के लिए चैलेंजेस वहां पे बहुत ही कम से कम रहें। और इस पूरी ही जमीन पे कब्जा करना ही इजराइल का अंतिम उद्देश्य है, और इसमें मानवीयता बिल्कुल ही एक तरफ रख दी गई है, और ये बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सोचिए अगर उन बच्चों में आपका और मेरा बेटा होता तो हमें कितना गुस्सा आता और हमें कितना बुरा लगता। निशा जी। बिल्कुल। राजन जी, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगी। हवा, समुद्र और जमीन से एक साथ यहाँ पर हमला हो रहा है, इसे क्लासिक मल्टी फ्रंट वॉर कहा जा रहा है। अब इसके फायदे क्या है और इसका खतरा क्या होगा? देखिए निशा जी, देखिए आप एक क्लासिकल, एक कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ रहे हैं। आपके सामने एक फौज नहीं है, और एक कन्वेंशनल में आप जानते हैं कि आपको कहाँ पे अपना इसको गोली मारनी है, आपका रॉकेट आपका कहाँ पे गिरना चाहिए, आपकी मिसाइल आपकी कहाँ पे, आपका टारगेट
इसको निश्चित होता है, आपको पता होता है कि ये टारगेट जो मेरा है, इससे दुश्मन का मैं खात्मा करूंगा। नुकसान करूंगा। बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, आप एक कोलेटरल डैमेज कर रहे हैं, एक बिल्डिंग को उड़ा रहे हैं, बिकॉज आपके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि इस बिल्डिंग में 10 हमास के फाइटर्स छुपे हुए हैं, और इस बिल्डिंग में और लोग भी हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और आपको हॉस्पिटल्स टारगेट हो रहे हैं, मॉस्क टारगेट हो रहे हैं, आपके रिलीजियस प्लेसेस टारगेट हो रहे हैं। तो जब इस तरीके की लड़ाई होती है तो उसमें कोलेटरल डैमेज जो हमको देखने को मिल रहा है, देखिए हमारे इंडियन आर्मी में जम्मू एंड कश्मीर में भी हम इस प्रकार के ऑपरेशंस करते हैं। एक गांव में अगर हम अपना घेरा डाल देते हैं, हमको पता होता है घर में मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं, पर हम इस तरीके से करते हैं, उतना ही फायर पावर हम यूज करते हैं, और उसको लोगों को वहां से पहले इवैक्यूएट करने की कोशिश करते हैं, और मिनिमम सिविल कैजुअलिटीज होती हैं जब भी हम अपने ऑपरेशंस करते हैं। यहाँ पे उसका विपरीत देखने को मिलता है, बिकॉज इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उसने 10 हमास के अगर मारे तो उसके साथ अगर 100 सिविलियंस के इनोसेंट लोग भी मारे जाएंगे, उसको एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस लड़ाई में हमने ये देखा है, और इसीलिए अब हमास क्या करता था, ह्यूमन शील्ड्स बनाता था पहले। बिल्कुल। जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले, उस टाइम पे ह्यूमन शील्ड्स के सामने करता था, तो उस टाइम पे इजराइल डिफेंस फोर्सेस बहुत केयरफुल रहती थी शुरू में, जैसे लड़ाई स्टार्ट हुई थी, कि एक कोलेटरल डैमेज ना हो। आज इस लड़ाई की स्टेज आ गई कि इजराइल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप ह्यूमन शील्ड बनाओ ना बनाओ, आपकी मौतें होंगी। और इसलिए मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमास जो आपको एक पैलेस्टीनियंस का अपना एक मसीहा या एक रिप्रेजेंटेटिव समझता है, वो पैलेस्टीनियंस को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज उसकी वजह से आपके इतने सारे इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, और इजराइल को रोकने वाला कौन है? जैसे अरविंद जी ने भी बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कोई भी रुकावट इजराइल को नहीं मिलेगी, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो, इंटरनेशनल प्रेशर हो, जो स्ट्रेटेजिक प्रेशर हो, और मिलिट्री सपोर्ट जारी रहेगी। देखिए इजराइल कोई इतना बड़ा मिलिट्री पावर नहीं है कि वो 2 साल तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं। लेबनान का एक फ्रंट भी, वहां पर भी इजराइल की फौजें, सीरिया के फ्रंट में भी इजराइल ने गोलन हाइट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां पर भी फौजें हैं। तो जब आपकी फौजें 3 फ्रंट्स के ऊपर डिप्लॉयड है, तो इतना आसान नहीं होता है एक आर्मी को ये 3 फ्रंट को 2 साल के लिए मेंटेन करना। बिल्कुल तो सही कहा आपने। यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जब तक यूनाइटेड स्टेट्स इसके ऊपर अंकुश नहीं डालेगा, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई रुकने वाली है। और जैसे मैंने आपको बताया, 3-4 महीने का टाइम मैं इसको देता हूं, उसमें बहुत बर्बादी होने वाली है गजा की। ऑलरेडी 80% बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुका है, और 20% बाकी आपका खत्म हो जाएगा वो। बिल्कुल। अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम बात कर ले अरविंद जी यूरोपीय संघ की, तो यूरोपीय संघ नए प्रतिबंधों पर विचार कर रहा है। क्या ये इजराइल को दबाव में ला पाएगा या फिर और भी ज्यादा आक्रामक बना देगा? देखिए निशा जी, अगर पूरी तरह से वो लोग आक्रामक होंगे या कि खुलेआम ये घोषणा कर देंगे कि हम तो जनसंहार कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थिति बहुत खराब होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। क्योंकि आपको पता है कि अभी यूएन की रिपोर्ट में जेनोसाइड्स की बात हुई है, और ये तमाम चीजें हुई है। तो यूरोपियन यूनियन वगैरह कभी भी उस हद तक आगे नहीं जाएगा जिस हद तक अमेरिकन और इजरायली हितों को नुकसान पहुंचे। हाँ, प्रतिबंध वगैरह इस तरीके की तमाम चीजें चलती रहेगी। बिल्कुल। हमास के वे आतंकी आज तक नहीं पकड़े गए हैं जिन्होंने वहां पे अपहरण किया था जो इजरायली नागरिक, और न वे इजरायली नागरिक छूट पाए हैं। नेतन्याहू साहब पर करप्शन के केसेस चल रहे हैं, और हर बार जब भी उनको कोर्ट की कोई भी नई डेट मिलती है, वो एक नया हमला शुरू कर देते हैं। खुद इजराइल के अंदर उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल है, और इस युद्ध के कारण वो दोबारा चुने भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इतने खुद इजराइल के अंदर लोकप्रियता उनकी घट चुकी है, काफी अलोकप्रिय होते जा रहे हैं तेजी से। क्योंकि इंसानियत तो आखिर
इंसानियत है और वो सबसे बड़ी चीज है। सही तो कहा यही आपने। कर रहे हैं जो जो अंग्रेजों ने जो कॉलोनियल पीरियड में किया था, उससे भी ज्यादा भयानक तरीके से नेतन्याहू साहब ये कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल अरविंद जी। एक मैं अपनी बात ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि हम्म दरअसल भारत ने हमास को कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानना है। और हम्म हमें ये भी पता है कि हमास जो है वो हम्म वहां एक पॉलिटिकल पावर था, हर घर का तीसरा चौथा आदमी हमास से जुड़ा हुआ था। तो अगर हमास को पूरी तरीके से, जैसा वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जाता है कि वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी अपनी सुरंगें हैं, उनका अपना सिस्टम है, वो है। पर ये इजराइल के जो चीजें कर रहा है उसके आगे वह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल और इस युद्ध को रुकना चाहिए। बिल्कुल, जी लेकिन निशा जी। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अरविंद जी, वो इजराइल को दुश्मन कह रहे हैं। अब 1979 के बाद पहली बार इसका क्षेत्रीय राजनीति पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए निशा जी, आपको पता है कि जब यासर अराफात साहब थे तो वो तो नहीं थे ऐसे हमास के जैसे नहीं थे। पर यासर अराफात को किसने तवज्जो दी जब वो शांति से बात कर रहे थे, टू नेशन थ्योरी पे भी बात चल रही थी, तमाम चीजें चल रही थी। तो एक फिलिस्तीनियों का एक पुराना अनुभव रहा है कि शांति से कभी भी जो इजराइल है उससे बात नहीं की जा सकती है। तो फिर धीरे धीरे ये पूरे मूवमेंट स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रीम होता गया, और जो हालात है वो अब तक पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो अभी इजराइल के काम को किसी भी प्रशंसा की नजर से देख रहा हो या कह रहा है कि और जो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है जो अभी जो टारगेट की जा रही है, इसका कारण दरअसल ये है कि एक दहशत फैलाना, और ताकि लोग क्या है कि जब वहां पे होगा तो लोग वहां से बहुत तेजी से पलायन करेंगे, और आखिर में जो मकसद है उनका इजराइल का वह यही है कि लोग यहाँ से सारे चले जाए। आपको तो ट्रम्प बिल्कुल साहब का वो प्लान भी पता है जिसमें उन्होंने कहा कि सारी ही फिलिस्तीनी आबादी को पूरे बाकी मिडल ईस्ट के या जो अरब इस्लामिक कंट्रीज है उसमें फैल जाना चाहिए, और बिल्कुल, पूरी आपने तरीके सही से कहा। इजराइल को वैकेट कर देना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे अरविंद तो जी। कोई कैसे कर सकता है जी। बिल्कुल मैं राजन जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि गाजा में अब तक 64,000 से अधिक मौतें और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। अब हम इसको युद्ध ना कह के मानवीय आपदा कह सकते हैं? ये जब लड़ाई है, मैं तो इसको जेनोसाइड का मैं इसको कंपेयर करता हूं जो हिटलर ने और नाजीज ने वर्ल्ड वॉर टू में एक्चुअली किया था, और जिस तरीके से कंसंट्रेशन कैंप्स बनाए गए थे और लोगों को विदाउट एनी ट्रायल और विदाउट एनीथिंग मारा था। तो इसी तरीके की कंसंट्रेशन कैंप्स बन रही है यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को एक स्पेसिफिक एरिया में लेके उसमें आप उसको उनको कंस्ट्रेंट करेंगे तो वो एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह ही होगा। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं ये देखता हूं कि ये जो लड़ाई है जो इसका शेप लिया है, और अगर आपकी नजर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर भी जाती है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऊपर भी जाती है, तो साफ इसको नेतन्याहू को एक इसको वॉर क्रिमिनल का दर्जा मिल चुका है, और स्ट्रिक्चर्स पास हो चुके हैं। ये अमेरिका की वजह से, बिकॉज एनफोर्समेंट की पावर नहीं है एजेंसीज को। और सबसे इंपॉर्टेंट इसको मुद्दा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो ओआईसी कंट्रीज है, 57 कंट्रीज जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज है, हाँ। अभी जो उनमें कोई ऐसी यूनिटी दिखाई नहीं दे रही मुझे कि वो इजराइल को, अभी एक मीटिंग हुई थी हाल ही में जिसमें पाकिस्तान के सदर भी गए थे, तो उस मीटिंग में भी आपने देखा कि कोई ऐसी ग्रेट जॉइंट स्टेटमेंट नजर नहीं आई कि इजराइल को कैसे काउंटर किया जा सकता बिल्कुल है। सही कहा आपने। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी कोई पावर नहीं है इस वर्ल्ड में जो ये यूएस इजराइल ये जो कॉम्बिनेशन है इसको रोक सके। और लास्ट पॉइंट मेरा है कि ये हम बात करते हैं टू स्टेट थ्योरी, कैंप डेविड हुआ, उसके बाद बहुत सारी एग्रीमेंट्स हुई। अब नेतन्याहू ने बिल्कुल ओपनली बोल दिया वी डोंट बिलीव इन अ टू स्टेट सोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि पैलेस्टीनियंस की कोई वहां पे वजूद नहीं है उस एरिया में। और अगर आप वेस्ट बैंक में भी देखें तो वेस्ट बैंक में भी तैयारी शुरू हो चुकी है, ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है कि पूरा जो कंट्रोल वेस्ट बैंक का वो इजराइल अपना लेगा।
22 न्यू सेटलमेंट इजराइल की कैबिनेट ने पिछले महीने ही 10 साल के बाद ही डिसीजन लिया गया कि 22 न्यू जूइश सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में आपकी स्टैब्लिश की जाएंगी। तो इसका एक आप पूरा ओवरऑल डिजाइन आप देख लीजिए कि इस एरिया में इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी पैलेस्टीनियंस आके बसे। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो गाजा का युद्ध सिर्फ इजराइल और हमास की लड़ाई नहीं, ये पूरे मध्य पूर्व की शांति, दुनिया की राजनीति और इंसानियत की परीक्षा बन चुका है। सवाल यही है कि ये आग कब बुझेगी और कैसे बुझेगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राजन कोचर जी आपका, अरविंद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को हम यहीं पे विराम देंगे। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौटेंगे।